BSc Part 3rd Physical Chemistry Solution Unit number 5 Solution Video number 14। अभी तक पिछले वीडियोस में हमने कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ा। उन्हीं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अगर हम उसको डिफाइन करना चाहें तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वे प्रॉपर्टी होती है जो पदार्थ के कणों पर निर्भर करती है, उनकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। उसी क्रम में आज हम पढ़ेंगे असामान्य आणविक द्रव्यमान। कई बार हम किसी लवण को पानी में घोलते हैं तो या किसी भी पदार्थ को पानी में घोलते हैं तो यदि उसकी अणुओं की संख्या यदि ना वो वियोजित हो ना वो संगणित हो तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी या अणु संख्यक गुणधर्म वो समान रहते हैं। लेकिन यदि किसी विलायक में घोलने पर वह संगुणित हो जाए या वियोजित हो जाए तो उसके अणु संख्या गुणों के मान में परिवर्तन आ जाता है। यही परिवर्तन जो है, इस परिवर्तन के आधार पर यदि हम आणविक द्रव्यमान ज्ञात करते हैं तो वे प्रैक्टिकली जब हम उनको ज्ञात करते हैं आणविक द्रव्यमानों के, तो उनके मान हमें वास्तविक जो उनके द्रव्यमान होते हैं उनसे भिन्न प्राप्त होते हैं। कई स्थितियों में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के मान कम भी प्राप्त हो सकते हैं और अधिक भी प्राप्त हो सकते हैं। ये निर्भर करता है कि हमने जो पदार्थ डाला है वो संगुणित हुआ है या वियोजित हुआ है। तो आज हम अध्ययन करेंगे असामान्य आणविक द्रव्यमान, एबनॉर्मल मोलर मासेस। अणुसंख्यक गुणधर्म पदार्थ के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। विलय पदार्थ विलयन में संगुणित, एसोसिएट अथवा वियोजित होने पर अणुसंख्यक गुणों के मान क्रमशः कम या अधिक प्राप्त होंगे। आणविक द्रव्यमानों की गणना करने पर इनके मान भी असामान्य प्राप्त होते हैं। यदि हम पहले वियोजन की बात करें, माना कि हम नमक को पानी में घोलते हैं तो NaCl पानी में घुलने पर दो आयनों में वियोजित हो जाता है, Na+ और Cl-। यदि हम एक अणु, यहाँ देखिए, एक अणु नमक का घोलते हैं तो उस घुलने के बाद में वह सोडियम+ और क्लोराइड- यानी दो कणों में वियोजित हो जाता है। दो कणों में वियोजित होने पर हम ये जानते हैं कि कोलिगेटिव जो प्रॉपर्टी है वो कणों की संख्या पर निर्भर करती है। यदि कणों का मान दुगना हो गया या डबल हो गया तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी भी हमारी क्या हो जाएंगी, डबल हो जाएंगी। जब हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डबल हो जाएगी तो उसके आधार पर अणु भार के मान भी जो है परिवर्तित हो जाएंगे। जब किसी भी लवण को विलायक में घोलते हैं तो और उसका वियोजन हो जाता है, उस स्थिति में यहाँ पर हम देखते हैं कि अकार्बनिक अम्ल, क्षार या लवणों को जब हम जल में घोलते हैं तो वे वियोजित होकर दो या अधिक आवेशित कणों में परिवर्तित हो जाते हैं। कणों की संख्या बढ़ने से परासरण दाब, जो कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, वाष्प दाब अवनमन, ये भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, हिमांक अवनमन और क्वथनांक यूनियन, ये दोनों भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हैं। इन सभी चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के जो मान हैं वो अपेक्षित मानों से हमें ज्यादा प्राप्त होते हैं। क्यों? एक NaCl अणु को डालने से उसके दो कण बन जाते हैं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के मान भी डबल प्राप्त होते हैं। अणु भार के मान कम प्राप्त होते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और अणु भार में संबंध व्युत्क्रमानुपाती का होता है। यदि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के मान बढ़ेंगे तो अणु भार के मान कम हो जाते हैं, क्योंकि विलय का अणु संख्यक गुणधर्मों के विलय का जो अणु भार होता है वो अणु संख्यक गुणधर्मों के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि संगुणन की स्थिति बनती है तो उस स्थिति में संगुणन में दो या दो से अधिक अणु संगुणित होकर बड़े अणु बना लेते हैं। विलयन में प्रभावी अणुओं की संख्या कम हो जाती है जिससे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के मान घट जाते हैं एवं विलय का अणु भार का मान हमें अधिक प्राप्त होता है। अभी हमने पहले भी मैंने आपको बताया कि अणु भार जो हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। यदि संगुणन होते हैं, जैसे मान लीजिए हमने किसी भी एसिटिक एसिड के दो अणुओं को यदि हम डालते हैं तो वो अंदर विलायक में जाने के बाद या घुलते समय वो एसोसिएट हो जाते हैं और केवल एक अणु बनाता है। या कहने का मतलब दो एसिटिक अम्ल के अणुओं को हम जब डाल देते हैं तो वो आपस में संगुणित होकर के डाइमर के रूप में जो है वो रहते हैं और एक अणु का निर्माण करते हैं। तो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के मान भी जो है, जब अणुओं की संख्या आधी हो गई
तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के मान भी आधे हो जाएंगे, और कोलिगेटिव के प्रॉपर्टी के मान अणुभार पर व्युत्क्रमानुय रूप से निर्भर करते हैं। उस स्थिति में अणुभार के मान डबल हमें प्राप्त होंगे। अब हम बात करते हैं वांट ऑफ गुणांक। वांट ऑफ गुणांक होता है किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के प्रेक्षित एवं अपेक्षित मानों का अनुपात वांट ऑफ गुणांक कहलाता है। ये इससे असामान्य परिस्थितियों को समझने में हमें सहायता मिलती है। यदि वांट ऑफ गुणांक को आइटा से हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं, और आइटा बराबर यहाँ पर फॉर्मूले के रूप में हम इसको लिखना चाहेंगे। आइटा बराबर हो गया प्रेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म बटा अपेक्षित अणुसंख्यक गुणधर्म। इसको हम ये इस तरफ से भी लिख सकते हैं, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अपॉन कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो हमारी डेफिनेशन क्या थी? किसी भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के प्रेक्षित एवं अपेक्षित यानी ऑब्जर्व्ड और कैलकुलेटेड मानों के अनुपात को ही वांट ऑफ गुणांक कहते हैं। इसका हम फॉर्मूला ये भी ले सकते हैं, आयोटा यहाँ पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और अणुभार में संबंध व्युत्क्रमानुपाती का है, तो उस स्थिति में आयोटा को हम इस तरह से भी परिभाषित कर सकते हैं। आयोटा इक्वल टू हो जाएगा नॉर्मल मोलिकुलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास। आयोटा के मान से वियोजन या संगुणन का हमें ज्ञान होता है। आयोटा का मान यदि तीन परिस्थितियां हो सकती हैं। आयोटा का मान यदि 1 होता है, इसका मतलब नॉर्मल मोलिकुलर मास अपॉन ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास का मान समान रहता है, या हम यूं कहें कि ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के मान आपस में बराबर होते हैं, अतः मान 1 प्राप्त होता है। उस स्थिति में या आयोटा का जब 1 मान प्राप्त होगा, उस स्थिति में विलय ना वियोजित होगा और ना संगुणित होगा, यानी विलय के अणु सामान्य अवस्था में ही रहेंगे। दूसरा है आयोटा का मान यदि 1 से कम हो जाता है, तो उस स्थिति में अणु विलयन में डालने पर जो है संगुणित अवस्था में आ जाते हैं। जैसे आपने एग्जाम्पल में एसिटिक एसिड का एग्जाम्पल देखा था, 2 मॉलिक्यूल्स एसिटिक एसिड के डालेंगे तो वो डाइमर के फॉर्म में आपस में संगुणित होकर के एक अणु का निर्माण करते हैं। उस स्थिति में हमें आयोटा का मान 1 से कम प्राप्त होता है। यदि हम आयोटा का मान 1 से अधिक प्राप्त होता है, तो ऐसी स्थिति या ऐसी कंडीशन जो है वियोजित अवस्था में हमें प्राप्त होती है। अभी भी आपने एक एग्जाम्पल देखा है NaCl का ऊपर वाले पेजेस में, कि NaCl जब हम उसको पानी में या किसी भी विलायक में घोलते हैं तो 2 कणों में वियोजित हो जाता है। तो 2/1 करेंगे तो आयोटा का मान कितना आएगा? 2 आएगा। तो इस स्थिति में आयोटा का मान 1 से अधिक हो गया। तो ये है जो कंडीशन है, वो C वाली जो कंडीशन है वो लागू होती है वियोजन की स्थिति में, और संगुणन की स्थिति में कंडीशन B लागू होती है, तथा कंडीशन A जो है सामान्य अवस्था में जब विलय के अणु का न वियोजन हो और न संगुणन हो, उस स्थिति में कंडीशन A लागू होती है। पिछली बार हमने जो चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज थी उनके हमने फॉर्मूले पढ़े, और इन फॉर्मूलों में यदि हम आयोटा को शामिल कर लेते हैं तो हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के जो फॉर्मूलेज हैं उनमें इस तरह से बदलाव होगा, यानी जो भी रिजल्ट्स हैं उनको हमें आयोटा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यदि मान लीजिए विलय के अणु सामान्य अवस्था में रहते हैं या कंडीशन ए को फॉलो करते हैं, उस स्थिति में ये जो फॉर्मूले हैं या ये जो चारों फॉर्मूले हैं जो आपको नजर आ रहे हैं 1 2 3 4, ये चारों एज इट इज रहते हैं। लेकिन यदि आयोटा का मान 1 से कम या ज्यादा होता है, तो उस स्थिति में हमें इसको इन्वॉल्व करना पड़ेगा। तो पहली हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी वास्तव में आपेक्षिक अवनमन P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू होता है आयोटा W1 अपॉन M1 इंटू M0 अपॉन W0। यानी ये वाला रिजल्ट तो हमारे पास पहले से मौजूद था, और इस रिजल्ट को हम जो है आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यह है केवल कंडीशन B और C में ही लागू होगा। यहाँ पर W1 विलय का भार ग्रामों में है, जबकि M1 है विलय का अणु भार, M0 है विलायक का अणु भार, जबकि W0 है विलायक का अणु भार, विलायक का भार ग्रामों में। दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है ऑस्मेटिक प्रेशर या परासरण दाब पाई। पाई इक्वल टू होता है आयोटा W1 अपॉन M1 RT अपॉन V। यानी ये वाला फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा, इसको जब आयोटा से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये इसमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में आयोटा शामिल हो जाएगा।
और रिजल्ट हमें एक्यूरेट प्राप्त होंगे। तीसरा है डेल टी बी इक्वल टू आयोटा के बी W1M1 इंटू 1000 अपॉन W0। इसी तरह से अपना डेल टी बी वाला जो फॉर्मूला है वो हमें बताता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, तथा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल टी एफ इक्वल टू होता है आयोटा के एफ W1M1 इंटू 1000 अपॉन W0। तो इस तरह से हम चारों फॉर्मूलों को जो है परिवर्तित कर लेते हैं। कब? जब कंडीशन बी और सी लागू होती है, यानी विलायक या विलय जो हम डाल रहे हैं वो विलायक में जाकर के संगुणित होता है या वियोजित होता है। यदि विलय के अणु सामान्य अवस्था में रहते हैं, आयोटा का मान 1 रहता है, तो हमें आयोटा को शामिल करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती है, क्योंकि रिजल्ट्स उतने ही रहेंगे। आगे चलते हैं हम विलय के वियोजन का अंश। वियोजन का मतलब होता है टूटना। यदि हमने कोई विलय डाला और वो 2 अणुओं में टूटता है या 2 से अधिक अणुओं में टूटता है, या जितना उसका डिसोसिएशन होता है उसके आधार पर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के मान में परिवर्तन हो जाता है। तो आयोटा का मान हम कैसे फाइंड आउट या कैलकुलेट करेंगे? तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ सोल्यूट, कोई भी सोल्यूट है वो कितना वियोजित हुआ है उसकी हम मात्रा को ज्ञात कर सकते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं, KCl के जलीय विलयन में वियोजन की मात्रा अल्फा ले लें तो यहाँ पे KCl है, KCl को डिसोल्व कीजिए पानी में तो K प्लस क्या बनेगा? Cl बनेगा। प्रारंभिक अवस्था में KCl का मान लीजिए 1 मोलिक्यूल है या 1 मोल मान लीजिए इसको, जैसा भी आप उचित समझे। उस स्थिति में लास्ट में जो है आगे जाएंगे तो K का मान प्रारंभिक अवस्था में पोटेशियम आइंस 0 हैं और Cl आइंस भी 0 हैं, लेकिन जब साम्य अवस्था होती है तो KCl के कुछ अणु या अल्फा अणु जो हैं निकल जाते हैं, और अल्फा अणु निकलने के पश्चात एक यह अणु जो है वियोजित हो जाता है। तो जितने KCl के अणु टूटते हैं उतने ही पोटेशियम के आयन बनते हैं और उतने ही क्लोराइड के आयन्स बनते हैं। कुल प्रभावी कणों की संख्या जब आप निकालते हैं, सभी कणों को जोड़ दीजिए, 1 माइनस अल्फा प्लस अल्फा प्लस अल्फा, अल्फा से अल्फा कट गया तो क्या बच गया? 1 प्लस अल्फा। यानी कहने का मतलब है यदि हम मान लीजिए 100 KCl के अणु डालते हैं उसमें और उनमें से 70 अणु वियोजित हो जाते हैं, तो 70 ही पोटेशियम आयन बनेंगे, 70 ही क्लोराइड आयन बनेंगे और KCl के 30 अणु जो है शेष रह जाएंगे। तब कुल प्रभावी कणों की संख्या जो है हमारी 170 प्लस 70 प्लस 30, यानी कहने का मतलब 140 और 30 170 हो जाएगी। तो आयोटा इक्वल टू हो गया प्रभावी मोलों की संख्या अपॉन अपेक्षित मोलों की संख्या। तो यहाँ पे प्रभावी मोल कितने हो गए? 1 प्लस अल्फा। अपेक्षित मोलों की संख्या 1 थी, तो आयोटा इक्वल टू 1 प्लस अल्फा अपॉन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आयोटा इक्वल टू 1 प्लस अल्फा। यानी कहने का मतलब है कुल प्रभावी आयोटा का मान यहाँ पर अल्फा पर निर्भर करता है। यदि अल्फा का मान जो है 50% है तो 0.5 हो जाएगा, तो आयोटा का मान 1.5 हो जाएगा। यदि 100% वियोजित हो गया और 2 अणुओं में टूट जाता है तो उस स्थिति में आयोटा का मान 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो ये हम जो है इस सिंपल से डेरिवेशन के थ्रू निकाल सकते हैं कि आयोटा का मान कितना होगा, और उस आयोटा के मान को ऊपर वाले जो भी आपने 4 फॉर्मूले पढ़े हैं उन फॉर्मूलों में मान रख करके हम इसको आंसर को निकाल सकते हैं या फॉर्मूलों को हम काम में ले सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं वियोजन के संगुणन का अंश। यदि मान लीजिए हमने कोई विलय डाला विलायक में और वो विलय के अणु आपस में मिक्स हो गए और मिक्स होकर के एक बड़े अणु का निर्माण कर लिया उन्होंने, तो उस स्थिति में संगुणन कितना हुआ उसको हम फाइंड आउट करने के लिए विलय के संगुणन के अंश को ज्ञात करते हैं। तो विलायक में विलय का 1 मोल घुला हुआ MN सरल अणु मिलकर एक बड़ा अणु बनाते हों, उस स्थिति में NaAN बनाएगा। प्रारंभिक अवस्था में हम इसके 1 मोल लेते हैं तो AN की वैल्यू जो है 0 होगी। अब इसमें से 1 माइनस एक्स अगर मान लीजिए अणु जो है निकल जाते हैं तो वो जो है अणुओं की जो संख्या बनेगी वो होगी x अपॉन n। माना संगुणन की मात्रा x है, तो इस स्थिति में असंगुणित मोलों की संख्या यानी जो संगुणन जिनमें नहीं हुआ वो रह गए 1 माइनस एक्स।
संगुणित मोलों की संख्या वो रह गई x अपॉन n, तो प्रभावी मोलों की संख्या आ जाएगी 1 माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन n। हमारा फॉर्मूला है कि ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में कैलकुलेटेड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का भाग देंगे तो हमें आयोटा प्राप्त हो जाता है, या कणों की प्रभावी संख्या में कणों की अपेक्षित संख्या का भाग दे दीजिए। कणों की प्रभावी संख्या 1 माइनस एक्स प्लस एक्स अपॉन एन से निकाल लेते हैं, जबकि कणों की अपेक्षित संख्या 1 होती है। अब यहाँ पर 1 से डिवाइड करेंगे, सेम वैल्यू आ जाएगी, एन एलसीएम लेंगे तो आयोटा इक्वल आ जाएगा एन माइनस एन एक्स प्लस एक्स। अब आयोटा को एन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर जो है हमें प्राप्त होगा आई आयोटा इंटू एन इक्वल टू एन माइनस एन एक्स प्लस एक्स। एन को दूसरी तरफ ले गए तो ये माइनस का हो जाएगा, तो आयोटा एन माइनस एन इक्वल टू एक्स को हम पहले लिख देंगे एक्स माइनस एन एक्स। दोनों में से कॉमन क्या आ गया, एक्स कॉमन आ गया, तो बच गया हमारे पास 1 माइनस एन बच गया। इधर दोनों में से एन कॉमन आ गया तो आयोटा माइनस 1 बच गया। अब यदि हम x निकालना चाहें तो n आयोटा माइनस 1 अपॉन 1 माइनस एन कर देंगे, या फिर x बराबर हम लिख सकते हैं n 1 माइनस आयोटा अपॉन n माइनस 1, यानी दोनों में से माइनस कॉमन लेकर के दोनों को कैंसिल कर देंगे तो यही वाला फॉर्मूला जो है इस फॉर्मूले में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम इससे आयोटा यदि हमें निकालना है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करना है, यदि x की वैल्यू निकालनी है तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो आज इतना ही, आई थिंक समझ में आया होगा आपको। धन्यवाद।